नमस्कार मित्रों। मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और बड़े अरसे के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। देखिए दोस्तों, आज की जो बात है हमारी वो इतिहास विषय को लेकर है। इतिहास विषय हमेशा से ही, देखिए, इतिहास को जब भी समाज में एक विषय के रूप में उद्धृत किया गया तो हमेशा यहाँ पे दो तरह की बातें आई। या तो इतिहास को बहुत पसंद करने वाले थे, या जो भी छात्र थे या जिनका भी अध्ययन में रुचि था, उनमें एक कैटेगरी ऐसा भी था जो इतिहास से बिल्कुल इस तरीके से पेश आया कि जैसे बस ये खत्म हो जाए, ये क्लास पास कर जाऊं, उसके बाद इसकी तरफ देखना नहीं। अगर आप पहले कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जिसे इतिहास बहुत पसंद है, जो इतिहास को एक बृहद ढंग से देखता है, जो समझ रहा है कि इतिहास मूलतः है क्या, उसके लिए मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो बात है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं एक सिविल सर्विस के लिए, जैसा कि अपन लोग हमेशा क्लास लेते आए हैं सिविल सर्विस का, तो सिविल सर्विस के इतिहास को ही अगर हम देखें कि सिविल सर्विस का इतिहास क्या है, इतिहास विषय को लेकर, तो हमें ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक विषय के रूप में इतिहास की भरपूर प्रासंगिकता यूपीएससी के द्वारा इतिहास को दी गई। और वही कारण है कि आज भी इतने तमाम सब्जेक्ट आए गए, ऑप्शनल हटे, फिर भी आज भी जीएस के पेपर में इसकी एक जबरदस्त भूमिका बनी हुई है। देखिए, यहाँ पे मूल चीज ये सोचना है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से, सिलेबस के हिसाब से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, हम लोग शामिल कर लेते हैं। लेकिन मजे की ये बात है कि कई लोग भ्रामक प्रचार के कारण, समझ न होने के कारण इसे इतिहास का वर्गीकरण मान लेते हैं। इसीलिए इतिहास का विषय जहां खड़ा होता है, कई लोग से पूछते हैं कि इतिहास है क्या, तो लोग कहते हैं कि अतीत की जो तारीखें हैं उन्हीं का विवरण है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो अतीत की जो तारीखें हैं उन्हीं का विवरण इतिहास है? क्या रियल में इतिहास विषय इसी को सूचित करता है? नहीं। बहुत सारे इतिहासकार हुए, दिदरो, हेरोडोटस, ईएच कार, तमाम इतिहासकार आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से इतिहास को परिभाषित किया। एक विषयगत क्रमबद्धता के रूप में आधुनिक काल में हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया। उसके पीछे का रीजन था कि उन्होंने इतिहास विषय को एक क्रमबद्धता दिया था और साथ ही इतिहास की महत्ता से भी लोगों को परिचित कराया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके बाद के विद्वान इनसे कम थे। अब दिदरो की बात करिए या ईएच कार की बात करिए, ईएच कार जो कहते हैं कि इतिहास है क्या, तो कहते हैं कि वर्तमान और भूत के मध्य एक संवाद है। इतिहास एक ऐसा संवाद, एक ऐसा डायलॉग जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आप, हम, समाज में जो भी ह्यूमन बीइंग जो हैं, ह्यूमन लिविंग हैं, विश्वास करिए हम सभी इतिहास कहीं ना कहीं गढ़ते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि समाज के हर एक व्यक्ति को क्या इतिहास में दर्ज किया जाता है? समाज के हर एक व्यक्ति तक इतिहास पहुंचता है, लेकिन दिखता वो है जो समाज को नेतृत्व दे रहा होता है। इतिहास कभी भी राजाओं की कहानियां नहीं, इतिहास कभी भी राजकुमार, राजकुमारी या रानी की किदवंती नहीं है। इतिहास अतीत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी विषयों का एक सम्मिलन है। जब इतिहास के बात करते हैं कि भाई वास्तविक स्थिति में इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत का अध्ययन है जिससे हम वर्तमान में पढ़ते हैं और भविष्य को सुनिश्चित कर लेते हैं।
ये है इतिहास की महत्ता। इतिहास का जब वर्गीकरण करते हैं तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नहीं, कदापि नहीं। प्राचीन, आधुनिक या मध्यकालीन, ये विषयगत बंटवारा है अध्ययन या पाठ्यक्रम को आसान करने के लिए। इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरी चीज, तो बंटवारा रियल में है क्या? बंटवारा है प्राक इतिहास काल पहला, दूसरा आद्य इतिहास काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास जो पहला डिवीजन में बोला, ये उस काल का अध्ययन है जब मनुष्य खानाबदोश की तरह जीवन यापन कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। हाँ, चित्रकला से परिचित था। भीमबेटका की गुफाएं उन प्राक मानवों के द्वारा जो चित्रकारी, जो अभिव्यक्ति की गई हैं, उन्हें चिल्ला चिल्ला के बताती हैं। पूछता भी है सबसे प्राचीन गुफा चित्र भीमबेटका, ध्यान होगा आपको। प्राक इतिहास में पाषाण कालीन मानव, उसकी क्रियाकलाप, उसकी गतिविधि, उसने क्या गतिविधि किया है, कैसे क्रियाकलाप कर रहा है, कैसे जीवन निर्वाह कर रहा है, इन सारी चीजों का अध्ययन कराता है। शिकार कर रहा है तो कैसे कर रहा है, पहले पत्थर से, फिर धारदार हड्डियों से या मजबूत हड्डियों का प्रयोग कर रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं धातु पे आ जा रहा है, धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं किसमें? प्राक इतिहास में। अब सवाल उठता है कि प्राक इतिहास अगर पाषाण काल है, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनकी गतिविधियों को शामिल कर दिया गया, तो आद्य इतिहास क्या है, जो सेकंड डिवीजन है इतिहास का? आद्य इतिहास वह इतिहास है जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को और वैदिक कल्चर को रख लेते हैं। कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस इतिहास का विषय है, तो हम कहते हैं आद्य इतिहास का विषय। आद्य इतिहास का मतलब क्या होता है? जहां पर ऐतिहासिक सामग्री का अभाव होता है, जिसे इतिहास पूर्ण रूपेण मान लिया जाए, उस चीज का अभाव होता है। कैसे? अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की एक अनोखी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी समकालीन सभ्यताओं से इस मायने में भिन्न थी कि उसकी नगर व्यवस्था अद्भुत थी, उसका जल नियोजन अद्भुत था, उसके नालियों की निकासी अद्भुत दिखाई देती है, उसके जो नगर हैं वेल प्लान्ड सिटीज की तरह बसाए गए हैं। इस तरीके की बात हम देखते हैं, इस तरीके से समझते हैं। लेकिन उसके साथ एक दुख लगा हुआ है। दुख क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की हमने तमाम साइट्स की खोज की। अब तक मुझे लग रहा है कि 1400-1500 से ऊपर पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं, 1400 से अधिक। लेकिन किसी भी साइट से मिली हुई या लिखी हुई जो उनका भाषा है, उस भाषा को आज तक विश्व का कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया। जिसने दावा किया झूठा था, अधूरा था। तो भौतिक अवशेष तो मिले, जैसे हड़प्पा की खोज किए, मोहनजोदड़ो की खोज किए, लोथल की खोज किए, कालीबंगा, दैमाबाद, कुमतासी, मिथाथल, मेरठ के पास जो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, इन तमाम साइट, सुतकांगेंडोर, सुरतगोई, मुंडीगाग जो अफगानिस्तान वाले एरिया में, तमाम जगह खोज हुए। लेकिन कोई भी साइट से ऐसा उनका लेखन जिसको किसी विद्वान ने कहा हो कि नहीं मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली है, नहीं। भौतिक अवशेष थे, उसके आधार पे पुरातत्वविदों ने उसके इतिहास को संकलित करने का प्रयास किया। उसकी भाषा आज भी हमारे लिए एक अनभूत पहेली है। वस्तुफेदन शैली, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं उनकी भाषा चलती है। दूसरी चीज, इसमें हमने कहा कि यहां पे साहित्यिक साक्ष्य का अभाव है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, पुरातात्विक सामग्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन पुरातात्विक सामग्री होना ही सिर्फ परिपूर्ण नहीं है इतिहास होने के लिए। इतिहास होने के लिए आवश्यक आपको यह भी है कि आप साहित्यिक जो वहां का स्रोत है, जो वहां की लिपियां हैं, अगर हम उन्हें पढ़ने में परिपूर्ण होते तो शायद हम कहते कि यह ऐतिहासिक काल का विषय है, आद्य इतिहास का विषय नहीं। दूसरी चीज, अब इसमें आद्य इतिहास में हमने
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा वैदिक कल्चर भी रखा था। वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो खूब है। ऋग्वेद के काल यानी कि पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए ऋग्वेद है, बाकी उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद है, अरण्यक हैं, तमाम तरीके के ग्रंथ हैं। बट यहाँ क्या अभाव है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुतलता से दिखाई पड़ रहा है, भौतिक पुरावशेष, ठीक, जो भौतिक पुरावशेष थे वहां पे हम वैदिक में पाएंगे इनका अभाव है। आर्य घुमक्कड़ जीवन को जीते थे, यायावरी जीवन था उनका, एक जगह से दूसरे जगह वो पशुचारक थे, इसलिए उन्होंने अस्थायी जीवन बसाया नहीं था। वहीं विपरीत में सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं वेल प्लान्ड सिटी है, तमाम तरीके के साइट्स हैं, तमाम डॉकयार्ड हैं, एक वेल मेंटेन कैपिटल टाइप का दिख रहा है, नगर दो भागों में विभाजित दिख रहा है। वहां की व्यवस्था को अगर हम वैदिक में ले आके देखें तो उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। घुमक्कड़ जीवन है, यायावर लोग हैं, ठीक है। इन्हें पशुपालक भी कहा गया है। इनका प्रमुख देवता इंद्र है। ये वैदिक कर्मकांड में संलिप्त दिखाई देंगे, जैसा कि वेद हमें बताते हैं। ये दो चीज, अभाव किस चीज का? साक्ष्य का अभाव। इंडस वैली में साहित्यिक साक्ष्य का अभाव और वैदिक काल में हम देखते हैं कि भौतिक पुरावशेषों का अभाव। ये दो चीज इसको आद्य इतिहास में डाल देता है, दोनों आद्य इतिहास में चला गया। अब ऐतिहासिक काल का सवाल उठता है। इतिहास तब इतिहास होता है जब भौतिक पुरावशेष की बात की जाए, साहित्यिक स्रोत उसकी पुष्टि करें और उस बात की मुहर बाद के आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी लगा दी कि नहीं इस तरीके की चीज थी। यानी तीन साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्री विवरण। अब इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के क्या हैं, स्मारक क्या हैं, अभिलेख क्या हैं, तमाम बातें। साहित्यिक साक्ष्य में जाएंगे तो देखेंगे कि वैदिक साहित्य क्या है, अवैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य और अवैदिक साहित्य में क्या अंतर है, ठीक है। वैदिक साहित्य में जाएंगे उसमें भी देखेंगे कि भाई ब्राह्मण साहित्य क्या है, फिर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तमाम तरीके की बातें। विदेशी यात्री में जब विवरण को देखेंगे तो हम कहेंगे यूनानी यात्री का विवरण क्या है, चीनी यात्री का विवरण क्या है, अरबी या मुस्लिम यात्रियों का विवरण क्या है, या बाद के अंग्रेज जो यात्री आए उनके विवरण क्या है, डच यात्रियों के विवरण क्या है। क्योंकि इतिहास किसी एक व्यक्ति का दी हुई सूचना नहीं है। इतिहास प्रमाणिकता की बैसाखी पे बैठा होता है, प्रमाण की बैसाखी पर। जैसे आप इतिहास को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई मैं टारगेट दे दूं 500 मीटर, 50 मीटर का, मान लो 50 मीटर का एक टारगेट देता हूं और मैं कहता हूं कि तीर और कमान लेकर उस पर निशाना लगाओ। जब आप तीर पकड़ते हैं और उस पर कमान पकड़ते हैं और तीर अपनी धनुष को चढ़ाते हैं, यानी कि धनुष पर जब आपने तीर को चढ़ाया तो उसको आप खींचते हैं पीछे की तरफ। मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तीर धनुष बहुत नहीं चलाया हूं इसलिए मुझे समझने में थोड़ी वो होती है, लेकिन समझिएगा कि धनुष पर जब हम तीर को लगाते हैं और उसकी प्रत्यंचा को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। जब पीछे की तरफ खींचते हैं लक्ष्य को साधने के लिए, तो पीछे की तरफ जाना यही इतिहास का बोध है। यह है इतिहास का बोध। जब ये सारा कर्मकष्ट हम यहां समाप्त करके, ऐतिहासिक जो बातें हैं इनको हम खत्म करके जब हम आगे प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी हो, इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का स्टेट, खासकर हिंदी भाषी स्टेट, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट, झारखंड, कहीं भी चले जाइए, उनके सिलेबस में पहला इतिहास का जो चैप्टर शामिल है वो है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो जो जानने के स्रोत आते हैं ना, उन्हीं में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री विवरण, इन तीनों को हम कंपाइल करके पढ़ते हैं। इसी में से कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि कर्पूर मंजरी का लेखक कौन है, या राजशिखर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ठीक है। उसी में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित पुस्तक है। उसी में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, कितने प्रकरण हैं। तो
तो आप समझेंगे, जब इसको गहराई से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यहाँ से सवाल उठते हैं, यहाँ से कई तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ध्यान रखना होगा कि इतिहास पढ़ने से पहले ऐतिहासिक स्रोतों को जान लें, क्योंकि इतिहास के डिवीजन से, ऐतिहासिक स्रोतों से कमीशन ने कई बार सवाल पूछे हैं और आगे भी इस तरीके के सवाल आने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं है कि कमीशन सो गया है। जिस तरीके से आप सालों भर 8 घंटे अपनी किताबों पे, अपने रोजमर्रा के कार्यों में ध्यान देते हैं, कमीशन का भी एक कार्य है कि वो सालों भर एक कमेटी के माध्यम से प्रश्नों पे विचार करती रहे। प्रश्न पे वो बार बार विचार करती। जो प्रश्न आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं जिसका जवाब कम देते हैं, वो प्रश्न बार बार रिपीट करके आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। वो एवरेज निकालता है कि किस सवाल का जवाब कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दिया है। जो सवाल अब 95-99% पे जाने लगी, इसको तो जवाब सब लोग ही दे रहा है, तो वो क्वेश्चन वो फिर हटाता है। समझिएगा चीज को। दूसरी चीज, जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास पढ़ने की बात करते हैं, तो कई बार हम भारतीयों पे ये भी आरोप लगा कि भारतीय इतिहास नहीं जानते थे, इतिहास से परिचित नहीं थे। ब्रिटिश काल में भारत के इतिहास निर्माण की प्रक्रिया एक आधुनिक ढंग से शुरू की गई और वह उसी की देन है कि भारत में इतिहास आज दिखाई पड़ रहा है। इसकी शुरुआत आप एनसीईआरटी की जो 6ठी या 7वीं क्लास की किताब है, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि जेम्स मिल जो कभी भारत आए नहीं थे, उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों को एक संयोजित करके एक किताब लिखा, द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन काल को हिंदू इतिहास, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास और आधुनिक काल को कभी भी ये नहीं कहे क्रिश्चियन इतिहास, उसको उन्होंने कहा आधुनिक काल। लेकिन प्राचीन और मध्यकाल पे उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि इधर प्राचीन काल में हिंदू राजा ज्यादा हैं और मध्यकाल में मुस्लिम राजा ज्यादा हैं, इसलिए ये मुस्लिम काल है, ये हिंदू काल है। सुनी गई बातें उनकी। चूंकि हम लोग भी उपनिवेश में जी रहे थे, लेकिन देश आजाद हुआ, धारणाएं बदली, शोध पे शोध आज भी हो रहे हैं। कई राष्ट्रवादी इतिहासकार भी उभर कर सामने आए। हालांकि इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, लेकिन एक पुरजोर रूप में। चूंकि अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई थी, अब हम लोग आजाद हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी अवधारणाएं ऐसी हैं इतिहास में जो अभी भी ब्रिटिश चीजों से प्रभावित है। उसको बदला नहीं जा सका, उसको भी समझने की बात की जा रही है। शोध अभी भी जारी है। भविष्य में शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट, जो भी इतिहास में जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जीवित हैं, उन्हें कभी ना कभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस, जो तमाम तरीके के शोधार्थी हैं, वो उनकी चीज़ों पे अंकुश लगाएंगे और जो रियल बात होगी उसको बताएंगे। जैसे जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें डार्क एज जैसा काल दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सामंतवाद की शुरुआत हो गई, उसके पहले हम देखेंगे कि एक कबीलाई संगठन है, कबीला बढ़ता गया, राज्य का रूप लेता गया, राजतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है? गणतंत्र अगर की बात की जाए कि गणतंत्र क्या है, तो आप जब गणतंत्र का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र भारत में उपस्थित था। राजनीतिक जो प्रणाली थी, जो राज्य काज हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था, गणतंत्र के क्या मायने थे, राजतंत्र के क्या मायने थे, क्यों गणतंत्र जैसी व्यवस्था भारत में प्राचीन काल में ही फेल कर गई और राजतंत्रीय व्यवस्था आगे बढ़ती गई। ये एक बात है। दूसरी बात जो हम पीछे कर रहे थे कि एक आरोप कि इतिहास से भारतीय परिचित नहीं है। मैं इस बात को कभी नहीं कहता, अपने शोध में भी शायद मैं यही लिखूंगा और मैं अपने विद्यार्थियों से भी यही कहता हूं कि जितने भी बड़े राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हैं या बेहतरीन इतिहासकार जिन्होंने भारतीय इतिहास को अपनी कलम से सुशोभित किया है, उन्होंने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि भारतीय इतिहास से परिचित थे। जिस देश में वेद लिखा जा रहा है, आप वहां इतिहास की बात कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि वेद भी इतिहास का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम पुराणों की बात करते हैं, तो पुराण कहता है कि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वाराणीस्य वंशानुचरित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, मनवंतर, ये सब क्या है? ये सब इतिहास के ही तो विषय हैं। वहीं हमारे भारत में विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया। शुरुआत उसकी जय संहिता से हुई और बाद में वो महाभारत के रूप में परिणित हुआ। 24,000 श्लोकों से उसकी शुरुआत हुई थी और 1 लाख श्लोकों तक वो अपनी यात्रा को परिपूर्ण किया, जिसे महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत। उसमें भी इतिहास की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और वहां भी व्यास जी ने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वित पूर्ववृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। हर एक मनुष्य यही करता है और वो जहां संकलित है, वो जो एक जगह दर्ज है, वो इतिहास। यानी भारतीय इतिहास जानते थे, उनकी लिखने की और इतिहास को समझने की शैली अलग थी। वैसी नहीं थी जैसा कि आधुनिक इतिहासकार आज कहते हैं, या यूरोप के इतिहासकार थे या अरब के इतिहासकार थे, उनकी शैली अलग थी, हमारी शैली अलग थी। मुद्दे एक ही थे, इतिहास वो भी लिख रहे थे, इतिहास हम भी लिख रहे थे। भारत की जो विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जो सबके सम्मुख उभर कर सामने आई, वो ऐतिहासिक पुस्तक थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहड़ के द्वारा लिखी गई। जोनराज ने आगे बढ़ाया, श्रीवर ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, उसके आगे की कहानी प्रज्ञा भट्ट ने लिखी, कश्मीर का इतिहास, लेकिन कलहड़ ने शुरुआत की। उस ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा गया, सलांग सेव विद्वान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथनी यस्य अस्थे सरस्वती। अर्थात वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एक ग्रंथ की रचना करता है। समझने वाली बात है कि बहुत सारे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन लेखक ऐसे रहे हैं जिन्होंने दबाव में आकर ऐतिहासिक विवरणों को दिया। बहुत ऐसे इतिहासकार मिलेंगे जो वर्ग विशेष की पार्शलिटी करते नजर आएंगे। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी आपको मिलेंगे जो भारतीय स्थिति को बड़े ही विचित्र ढंग से, या कहिए व्यथित ढंग से, एक विकृत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे भारतीय आदिमानव थे, सपेरे थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं है। इतिहास एक दिन के कार्योधि नहीं है, ये कई हजार वर्षों का आकलन है जिसको हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। इतिहास के इस प्रथम चैप्टर में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ऐतिहासिक सामग्री क्या है। इतिहास जिससे निर्मित होता है वह सामग्री क्या है। यानी जब आप इतिहास में प्रवेश करें तो मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि उसके जो स्रोत, उन पे जरूर ध्यान दें। कभी कभी आप पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूत इतिहास को लिखा है, राजस्थान के इतिहास को लिखा है? मगर कर्नल टाड। मराठा इतिहास को किसने लिखा? मराठा इतिहास को क्या कहते हैं? बखर कहते हैं। किसने लिखा? अच्छा, रनाडे साहब ने शुरू किया। तो हर एक जगह के इतिहास को कुछ स्पेशल हिस्टोरियंस के द्वारा भी लिखा गया, अपनी कलम दी गई और वो कलम शानदार रही। ऐतिहासिक स्रोत पे ध्यान देने के दौरान आप साहित्यिक स्रोत में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो जैन साहित्य हैं, जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, साथ ही जो कुछ दरबार के नियंत्रण में लिखे गए हैं, उनको भी आप एक बार जरूर कर लीजिए कि किस राजा के राजाश्रय में तमाम पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो लिखी गई हैं, उनका विषय क्या है। इस पे बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत अंदर जाएंगे तो फैक्चुअल हो जाएगा, जो बोरिंग लगेगा आपको। तो बोरिंग न करते हुए एक सामान्य बात करते हैं। दूसरी चीज, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है। अब इससे आगे की बात मैं जब करूंगा आपसे, तो निश्चिंत रहें कि वो आगे की बात आपसे
मेरी अब सब्जेक्ट में प्रवेश करने वाली हो। ठीक है, बड़े इत्मीनान से आप लोग मुझे सुनते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अतीत की संस्कृति, अतीत की कृति और अतीत की जो विकृति है, उसी का समग्र अध्ययन इतिहास है। नमस्कार।